नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने सेट नंबर 10 करने वाले हैं। जो अपनी 1050 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ थी उसका ये 10वां सेट है। टोटल 14 अपने इसी के अंदर सेट करने वाले हैं। तो सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो इसमें पहला आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑफलाइन यूपीएस जो होगा उसको किसकी आवश्यकता होगी। घर में आपने देखा होगा यूपीएस इस्तेमाल करते हैं अपने, जिसको नॉर्मली आप लोग इन्वर्टर भी बोलते हो। तो यूपीएस के अंदर इन्वर्टर और रेक्टिफायर सिस्टम दोनों होता है। तो बैटरी की आवश्यकता होगी या प्रतिरोध की होगी, कैपेसिटर की होगी या इंडक्टर की होगी। तो आपको पता है कि यूपीएस के अंदर जो मेन जो काम करती है वो बैटरी करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन दिया गया है कि अंडरग्राउंड केबलें जो होती है उसको भूमि में डालने की सबसे आसान विधि कौन सी होगी। 36 दिशीय ड्रिलिंग होगी या अप्रत्यक्ष गड़ाई होगी, पाइप जैकिंग होगी या प्रत्यक्ष गड़ाई होगी। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो सभी आंसर जो है अपने कमेंट करेंगे और क्लास को लाइक और शेयर दोनों करेंगे साथ साथ। तो यहाँ से अगर हमने बात करें तो सबसे आसान विधि क्या होगा, भूमि के अंदर गड्ढा खोदेंगे और उसके अंदर अपने तारों को बिछा देंगे। तो प्रत्यक्ष गड़ाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को वर्गीकृत किया जाता है। टू वैल्यू का मतलब यहाँ कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन रहेगा। त्वरित विपर्य की आवश्यकता द्वारा, इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा, मोटर की नियंत्रित गति द्वारा या इसकी निम्न प्रवर्तन अघूर्णों की आवश्यकता द्वारा। निम्न प्रवर्तन का मतलब क्या रहेगा, निम्न स्टार्टिंग, और अघूर्ण का मतलब रहेगा यहाँ पर टॉर्क। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा। क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर होगा देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लगभग ये इसकी ओवरलोडिंग कैपेसिटी जो होगी 125% होगी, यानी कि 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है कि ऑटो ट्रांसफार्मर होगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर बोलेंगे या ऑटोमोबाइल ट्रांसफार्मर बोलेंगे, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलेंगे या परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलेंगे। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर जो होगा इसके अंदर अपने काम क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज होगी वो आप लोग परिवर्तनीय तरीके से प्राप्त कर सकते हो। तो सही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक जो विद्युत इस्त्री जो होती है उसकी जो बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट का मतलब जो होगा जो नीचे वाला जो सोल जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अपने कपड़ों पर रखते हैं। तो उसमें जो होगी उस पर कैसे स्थानांतरित होगी। तो परिसंचरण के माध्यम से होगी, सवन विधि से होगी, चालन विधि से होगी या विकिरण विधि से होगी। तो ये 3 मेथड होते हैं, बी सी और डी, उष्मा संचरण की विधि है अपने पास। तो यहाँ से बताइए किस तरीके से ये उष्मा का ट्रांसफर होगा। जैसे अगर पानी को गर्म करोगे तो उसमें जो सहवन विधि से इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से आपको बताना है कि यहाँ जो 5 नंबर आपको क्वेश्चन दिया उसमें किस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सूर्य से जो अपने तक यहाँ जो उष्मा पहुँचती है वो विकिरण विधि से पहुँचेगी। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलन माध्यम होगा। अगला बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पानी के पंप में प्रयुक्त मोटर कौन सी होगी। पानी का जो पंप होगा उसमें कौन सी मोटर का यूज करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको यहाँ से बताना है इसमें वो कौन सी मोटर का यूज़ करेंगे। पानी का पंप मतलब जो आप लोग इसकी अगर अपने बात करें, जैसा आपने देखा होगा कि जैसे कूलर हो गया, ठीक है, तो कूलर के अंदर आप लोग जो यूज़ करते हो उस मोटर के बारे में पूछा गया। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये शेडेड पोल मोटर होती है, ये इंडक्शन मोटरों में काउंट होती है। तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए। आपको ये बताना है कि बैटरी संतुलन जो होगा परिपथ में वृद्धि करेगा। बैटरी संतुलन दाब में वृद्धि करेगा, सांद्रता में, बैटरी के जीवन काल में, तापमान। बैटरी का बैलेंस का मतलब रहेगा कि उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दर जो होती है वो एक नॉर्मल तरीके से रखते हो, उसको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते। तो इस तरीके से उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा। तो
तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बिल्कुल सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सेल्फ एंट्री से क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है, जब किसी चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि किसी भी अगर अपने सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो उसका कलर जो होगा वो चेंज होगा। तो यह कौन सा प्रभाव है करंट का? चुंबकीय प्रभाव होगा, उष्मीय होगा, रासायनिक होगा या प्रकाशीय होगा? तो आपको अगर सेल्फ एंट्री के बारे में पता है तो आप लोग वहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा देखिए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो केमिकल इफेक्ट होगा, और ये फैराडे के नियम पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको एमपीसीबी का पूरा नाम बताना है। एमपीसीबी का पूरा नाम बताना है यहाँ पर। मोटर प्रोटेक्शन कैपेसिटेंस बैंक होगा, मोटर पोलैरिटी कंट्रोल बोर्ड होगा, या मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर होगा, मोटर फेज कंट्रोल बोर्ड होगा? तो इनमें से आप लोग बताइए राइट आंसर जो होगा इसका क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी सेल्फ एंट्री का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है कि लेड एसिड बैटरी जो होगी उसकी वाट घंटा क्षमता और किसके बीच में होगी? यानी कि वाट घंटा क्षमता आपको बताना है कि उसकी रेंज क्या होगी। 20 से 40% होगी, 90 से 95 होगी, 40 से 60 होगी, 70 से 80 के बीच में होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पियर घंटा दक्षता अगर मैं बात करूँ तो ये 90 से 95 के बीच में होती है, और इसकी वाट घंटा की अगर अपने बात करें तो 72 से 80, वो इसका मतलब 70 से 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर निकल आयरन देता तो आप लोग वाट घंटा दक्षता 60% करते और एम्पियर घंटा करते आप लोग 80%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें नियमित अनुरक्षण खालिस्तान जांच करने के लिए किया जाता है। नियमित अनुरक्षण का मतलब रहेगा नियमित रेगुलर मेंटेनेंस जो होती है वो किस लिए करोगे? ट्रांसफार्मर में चालक की करोगे, इंसुलेशन की करोगे, ट्रांसफार्मर में धारा की करोगे, या जंग रोधन की करोगे? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि रेगुलर जो मेंटेनेंस किया जाता है वो किसका किया जाता है? ट्रांसफार्मर के अंदर धारा की करेंगे, उसके अंदर जो कंडक्टर जो होंगे उसके करेंगे, जंग लग जाता है वो उसके करेंगे, या केबल जो अपने पास कंडक्टर जो होते हैं उसमें इंसुलेशन की करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें इंसुलेशन की क्या करेंगे? जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रभाव उत्पन्न होगा। असैचुरेशन का मतलब क्या रहेगा कि उसके फील्ड पोल अभी सैचुरेट नहीं हुए। तो द्विध्रुवी चुंबकन होगा, प्रतिचुंबकन होगा, अक्षीय चुंबकन होगा, या विचुंबकन होगा? एक डीसी मशीन है उसमें आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आपको बताना है। तो आर्मेचर रिएक्शन की अगर हमने बात करें तो आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट होंगे, ठीक है। डीसी तरफ डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा इफेक्ट उत्पन्न होगा? प्रतिचुंबकन होगा या विचुंबकन होगा? ठीक है, ये दो तो ऑप्शन आप लोग बाहर ही कर दीजिए। तो आपको पता है कि जो आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी उसका दो इफेक्ट होगा, एक तो अपना होगा विचुंबकन, एक होगा क्रॉस चुंबकन, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विचुंबकन होगा। अगला आपसे पूछा गया है कि जो एम्पियर मीटर जो होगा उसमें शंट का यूज़ करेंगे अपने, और शंट की अगर अपने बात करें तो ये समांतर में जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस इसका कम होगा और मैग्नीन के बने होते हैं। तो इसका काम क्या होगा? एम्पियर मीटर होगा उसकी संवेदनशीलता को घटाएगा, मतलब सेंसिटिविटी को कम करेगा, सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, या प्रतिरोध जो होगा उसको बढ़ाएगा, या उसमें धारा जो होगी उसको बाईपास करेगा? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं अपने पास मीटर है, यहाँ अपने मैं IM लिख देता हूँ, इसके समांतर क्रम के अंदर आप लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो ये काम क्या करेगा? जो फालतू करंट जो होगी जो मीटर नहीं ले पाएगा उसको क्या करेगा? बाईपास करेगा। तो बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको दिया गया है कि 2 वोल्ट है और 4 एम्पियर घंटा है, इसके 4 सेल हैं जिनको आपने समांतर क्रम में जोड़कर एक बैटरी बना दी, तो वोल्टेज कितनी होगी? तो क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो मेन जो आपको लाइन को अंडरलाइन करना है वो क्या है? समांतर क्रम। और पूछा गया टोटल वोल्टेज पूछा गया। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0.5 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, या 4 वोल्ट होगा?
तो आपको पता है कि जो समांतर क्रम की अगर हमने बात करें तो समांतर क्रम के अंदर जो वोल्टेज होती है वो सभी पर सेम रहेगी। तो आप लोग ऐसे कितने भी सेल अगर समांतर क्रम में जोड़ दीजिए और सभी की वोल्टेज सेम होना चाहिए कि इसकी आवश्यक कंडीशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अपना सी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाशीय और जो शक्ति परिपथ होगा उसमें काम आने वाले स्विच जो होंगे, सॉकेट जो होंगे, उसकी करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 5 एम्पियर होगा, 10 एम्पियर होगा, 5 होगा, 15 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 10 होगा या 30 एम्पियर होगा? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो पहला आपको जो दिया गया लाइटिंग सर्किट दिया गया और दूसरा दे रखा पावर, तो इसका जो आंसर होगा 5 और 15। अगर आपको 5 एम्पियर नहीं दिया जाता तो फिर 6 एम्पियर देता और यहाँ क्या देता? 16। तो ऐसे भी आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगला देखिए, आपको ये बताना है कि इनमें से प्राइमरी जो सेल है उसकी सबसे ज़्यादा जीवन काल किस सेल का है? मतलब उपयोग अवधि सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कार्बन जस्ता सेल जिसको आप लोग शुष्क सेल बोलोगे, एल्काइन सेल जो लिथियम जो निकल आयरन सेल होगा, मरकरी सेल होगा जिसको पारा सेल या बटन सेल भी कहा जाता है, या लिथियम सेल होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा कि लिथियम कार्बन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसकी नॉर्मल एज होगी वो 10 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विद्युत रोधी पदार्थ का कौन सा वर्ग अधिकतम ताप को सहन कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि विद्युत रोधी पदार्थ है जिनमें से कौन सा जो होगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है। तो आपने जो कुचालक मटेरियल जो होता है उनकी आपने अलग अलग रेंज पढ़ा होगा। तो आपने पढ़ा होगा वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। तो यहाँ ए की अगर अपने बात करें तो इसका 90 डिग्री रहेगा, और सॉरी वाई की अगर अपने बात करें तो इसका 90 रहेगा और इसका 105 रहेगा। ठीक है, वाई का तो 90 रहेगा, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा मैक्सिमम, और इस कैटेगरी के अंदर जो आएंगे उसका 105 होगा और इसका 120 होगा, और सी का 200, 220, 250, इसके अंदर 3 रेंज होगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सहन करने की जो क्षमता होगी क्लास सी की होगी, जिसके अंदर आपका कांच हो गया, सिरेमिक हो गया, पोर्सलिन हो गया, इस तरीके की मटेरियल आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतवर्षण सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो यहाँ से आपको बताना है कि आईपी जो होगा वो 20 होगा, आईपी 55 होगा, आईपी 65 होगा या आईपी 67 होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। यहाँ से 20 होगा, 55 होगा, 65 होगा या 67 होगा? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आईपी जो होगा। ठीक है, अंतर्वेशन इंटरनल प्रोटेक्शन जो होगा आईपी 65 के अकॉर्डिंग इसकी सुरक्षा रेटिंग होगी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वजह से तुल्यकालिक की जो ब्राइट लैंप मेथड जो होता है, सिंक्रोनाइजिंग जो लैंपों को उसको करते हैं अपने जनरेटर को, अल्टरनेटरों को, तो उसकी जो ब्राइट लैंप विधि जो होगी उसको वरीयता दी जाती है। उसकी रीज़न आपसे पूछा गया। फ्लिंकरिंग जो होगा वो साफ दिखाई देता है और यह जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कर देता है। तीक्ष्ण तथा एकदम स्टिक सिंक्रोनाइजिंग होगा या चमक आसानी से देखी जा सकती है। तो यहाँ 19 नंबर आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। सभी कमेंट करेंगे। फ्लिंकरिंग साफ दिखाई देगा, चमक आसानी से देखी जा सकती है, तीक्ष्ण हो सकता है। क्योंकि इसकी वजह से जो तीक्ष्ण जो होगा, तीक्ष्ण का मतलब होगा सभी लैंप जल जाएंगे और एकदम स्टिक तुल्यकालिक अपने को मिल जाएगा। सिंक्रोनाइजिंग जो होगा जिसके अंदर आपको तीनों वोल्टेज सेम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला बताइए कि घरों में जो सिंगल फेज जो वोल्टेज होता है उसको किस रूम में होता है? कि आपके घर के अंदर अगर 230 वोल्ट आ रही है तो उसका ये जो वोल्टेज है ये कौन सा मान होगा? बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डीसी वोल्टेज होगी, आरएमएस वोल्टेज होगी, शिखर से शिखर वोल्टेज होती है, स्पंदित वोल्टेज होती है। तो बिल्कुल सही आंसर आया यहाँ पर। तो सी सॉरी 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आरएमएस वोल्टेज होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बताना है कि इनमें से विकल्पों में से जो जितने विकल्प दिए हैं आपको उनमें से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर के जो होगा उसके अंदर टर्मिनल जो होंगे वो आपको बताना है किस तरीके से होंगे। स्टार से स्टार होगा, स्टार से डेल्टा होगा, स्टार डेल्टा से डेल्टा होगा या डेल्टा से स्टार होगा?
तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपसे अंदर पूछा और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन लिए जाते हैं वो डेल्टा टू क्या लिए जाते हैं, स्टार। अगर आपको यहाँ ये नहीं दिया जाता तो आपको 3 फेज 4 तार पद्धति भी आपसे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में दिया जा सकता था। तो 3 फेज 4 तार भी अगर दिया होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी होता। लेकिन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन पूछे तो आपका डेल्टा टू स्टार होगा। अगर आपको यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूछा जाता तो 3 फेज 4 तार पद्धति होती। अगला आपसे पूछा है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होगी, 3 वाइंडिंग होगी, 1 वाइंडिंग होगी या 4 वाइंडिंग होगी। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बिल्कुल सिंपल है, बताइए आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर होगा उसमें एक ही वाइंडिंग होगी, वही प्राइमरी का काम करेगी और वही सेकेंडरी का काम करेगी। तो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, अपना सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है कि 4 बिट का समूह को क्या कहते हैं, कि 4 बिट जो होगा निबल होगा, बाइनरी होगा, बाइट होगा या बिट होगा। तो 4 बिट आपको बताना है, 4 बिट का जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ 0 और 1 का मतलब क्या रहेगा, बिट रहेगा। और बाइट के अंदर कितने होंगे, 8 बिट होंगे। और निबल के अंदर अगर अपने बात करें तो 4 बिट होंगे। तो आपसे 4 बिट का समूह पूछा तो निबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला बताइए, दिष्ट धारा की गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक जो होगी वो सामान्य से अधिक गति प्रदान करेगी। मतलब डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, अगर उसकी नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको तो आप लोग किस गति नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करेंगे। आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करेंगे या आपूर्ति धारा नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करेंगे, आपूर्ति वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे या क्षेत्र नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, सामान्य गति से ज़्यादा लेना है तो फील्ड जो करंट जो होगी उसके मान को कम करेंगे, जिससे फील्ड का फ्लक्स कम होगा और उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, डी आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी मीटर में फ्लक्स का परिमाण खालिस्तान कहलाता है। तो एनर्जी मीटर के अंदर आपसे पूछा गया कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की वजह से, ट्रांसफार्मर की कुंडली में चक्रों की संख्या की परिवर्तन की वजह से, और असामान्य धारा वोल्टताओं की वजह से या उच्च प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व की वजह से। परिणामी जो एनर्जी मीटर होगा उसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो वो किस वजह से होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना रहेगा सी, असामान्य वोल्टेज और धाराओं की वजह से उत्पन्न होगा। अगला आपको बताना है कि 3 फेज मोटर के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, यह सेल्फ स्टार्ट होती है तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होगी, यह स्वप्रवर्तित होती है, इसे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है। तो 3 फेज मोटर के लिए आपको बताना है, तो यहाँ सचल का मतलब आपका रहेगा रनिंग। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य आपसे ये पूछा गया है। सचल कुंडलियों की आवश्यकता होगी, स्वप्रवर्तित होती है, किस तरीके 3 फेज मोटर के लिए कौन सा कथन सत्य होगा। देखो, आपको पता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर मोटर में नहीं होता, स्टार्टर का ये प्रकार है। और स्टार डेल्टा स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो अपने धारा को कम करने के लिए करेंगे। तो इसका मतलब ये मोटर क्या होगी, सेल्फ स्टार्ट होगी, यानी कि ये भी क्वेश्चन का ऑप्शन बन रहा है और ये भी ऑप्शन बन रहा है। तो तथा सचल कुंडलियों की आवश्यकता होगी। सचल कुंडलियाँ, यहाँ ध्यान रखना, सचल कुंडलियों का मतलब क्या रहेगा, जो चलने वाली कुंडलियों की आवश्यकता होगी, तो उसमें नहीं होगी। मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट होगा। इसके अलावा बी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगर 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर सी आंसर ही करेंगे। अगला है कि किसी भी उपकरण का भू संपर्कन जो होगा वो प्रदान करेगा। अगर आप लोग अर्थिंग करते हो वो क्या प्रदान करेगा, आपको ये बताना है। तो भू संपर्कन जो होगा उसके लिए सबसे कम प्रतिरोध पथ प्रदान करेगा, धनात्मक और ऋणात्मक अनुक्रम धारा पथ प्रदान करेगा। भू संपर्कन के लिए अधिकतम प्रतिरोध पथ प्रदान करेगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य अनुक्रम धारा पथ प्रदान करेगा। तो भू संपर्कन जो होगा वो अर्थिंग जो होगी वो आपको पता होगा। ठीक है, वो सबसे कम प्रतिरोधी पथ होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल है कि घरेलू जो मिक्सर जो होती है नॉर्मल आप लोग घरों में यूज़ करते हो, उसकी वाट क्षमता आपसे पूछा गया है। 1000 वाट होगी, सॉरी 100 वाट होगी, 5000 वाट होगी, 400 वाट होगी या 2000 वाट होगी। तो यहाँ नॉर्मल मिक्सी जो होगी वो 400 वाट होगी, तो इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत मोटर जनरेटर सेट में ऐसी मोटर प्राय होती है। आपको ये बताना है जो एमजी सेट जो होगा उसके अंदर जो मोटर जो यूज़ करेंगे हमने, ऐसी मोटर जो होगी वो कौन सी होगी। तो ये आपको यहाँ से बताना है, सिंक्रोनस मोटर होगी, स्क्विरल केज मोटर होगी या वाउंड रोटर मोटर होगी जिसको अपने स्लिप रिंग बोलेंगे, और 30 जो चौथा जो ऑप्शन है शंट प्रकार की मोटर होगी। तो बताइए यहाँ पर एमजी सेट के अंदर आपको बताना है यहाँ पर। तो एमजी सेट के अंदर अगर अपने बात करें नॉर्मली जो यूज़ की जाती है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज़ करेंगे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जितनी भी होती है उनमें अपने हीट सिंक का यूज़ करेंगे, तो वो आपको बताना है कि उस हीट सिंक का यूज़ अपने क्यों करेंगे। तापमान को कंट्रोल करेगा, डोपिंग को कंट्रोल करेगा, वोल्टेज को करेगा या फ्रिक्वेंसी को। तो आपने एमसीसीबी के अंदर भी देखा होगा, इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ अपने को पता है कि जो टेम्परेचर जो होगा सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर उसको कंट्रोल करने का, टेम्परेचर को क्या करेगा कंट्रोल, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि अंपायर ट्रेप जो होगा वो किसका बना होगा। वल्कनीकृत रबड़ होगा या अति भारित इंपरग्रेटेड अभिकर्मक कागज या इंपरग्रेटेड पेपर होगा, वार्निश कैम्ब्रिक होगा या केलिलो कपड़ा होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या रहेगा। तो वार्निश कैम्ब्रिक जो होगा उसी को क्या कहा जाता है, एम्पायर टेप कहा जाता है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का इस्तेमाल किसमें किया जाता है। सीएफएल के अंदर करेंगे, नियॉन लैंप में करेंगे, सोडियम के अंदर वेपर के अंदर करेंगे, या मरकरी वेपर जो लैंप होगा उसके अंदर करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। या आपसे ये पूछ सकता है कि कैथोड, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा होगा, क्योंकि शीत का मतलब यहाँ कोल्ड रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, नियॉन, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फिलामेंट नहीं होता जो गर्म हो। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा अपना, बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सेतु मापन में ताप नियंत्रक आवश्यक, क्योंकि ताप के अंतर के कारण खालिस्तान में अंतर आएगा। कि आपको ये पूछा है कि जो ब्रिज जो होगा, ब्रिज मेथड आपने यूज़ किया होगा, वेस्टर्न ब्रिज हो गया, तो उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसके अंदर यही रीज़न आपसे पूछा गया है कि धारिता में परिवर्तन आएगा, प्रतिरोध में होगा, फ्रिक्वेंसी में होगा, या इंडक्टर के अंदर होगा, इंडक्टेंस के अंदर होगा। तो आपको पता है कि जो प्रतिरोध जो होगा इसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, वो उस मटेरियल पर डिपेंड करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एकल फेज प्रेरण मोटर ऊर्जा मापी में अधिकतम बल्ला गुण उत्पन्न तब होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। शंट के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कब होगा, आपूर्ति वोल्टेज के फेज में होगा। शंट का मतलब यहाँ रहेगा, दो तरीके की आपने यूज़ की होगी, एक तो ई मैग्नेट होती है और एक यू, ठीक है। यू पर अपने सीरीज वाइंडिंग करेंगे जिसको सीरीज मैग्नेट कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, शंट। तो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा, क्या होगा यहाँ से बताइए। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो ई प्रकार की जो मैग्नेट जो होती है इसके ऊपर यहाँ क्या हम क्या करेंगे, तांबे के शेडिंग रिंग लगाए जाते हैं। ये काम क्या करती हैं, इसमें 90 डिग्री का क्या करेगी, डिफरेंस उत्पन्न करेगी। मतलब यहाँ 90 डिग्री जो होगा वो क्या रहेगा, पश्चगामी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के रोटर में रोटर पर लपेटे जाने वाले चालकों के लिए समांतर खांचों से युक्त बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होता है।
पहला ऑप्शन है डीसी, दूसरा ऑप्शन है बीएलडीसी। बीएलडीसी का मतलब रहेगा ब्रशलेस डीसी मोटर रहेगा, ठीक है। फिर है पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल रोटर होगा। अगला दे रखा है स्क्वेल गेज रोटर। तो किसमें समांतर खांचों से युक्त एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है। लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से आपने देखा होगा समांतर खांचे होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने देखा होगा तो इनके अंदर अगर आप लोग देखोगे ब्रशलेस डीसी मोटर जो होगी इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ की जाती है। डीसी अगर मोटर देखें तो उस पर भी वाइंडिंग होती है, ऐसे खांचे नहीं होते। तो यहाँ स्क्वेल गेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला देखिए कि किसी कोई भी मोटर है उसको जनरेटर के रूप में क्या करना है, काम करना है। तो आपको ये बताना उसमें क्या होना चाहिए। रोटर को स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूमना चाहिए। रोटर को दक्षिणावर्त दिशा में तेज गति से घूमना चाहिए, वामावर्त दिशा में तेज गति से घूमना चाहिए, या रोटर को इसकी स्टेटर की अतुल्यकालिक गति से तेज गति से घूमना चाहिए। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जनरेटर के रूप में काम कब करेगा, जब स्लिप का मान नेगेटिव होगा। और स्लिप का मान नेगेटिव आपको पता होगा, यहाँ से इस फार्मूले से देखिए कब होगा, यानी कि इस वैल्यू का मान बढ़ा हुआ, यानी एनआर ज़्यादा होना चाहिए एनएस से। और एनएस आपको पता है सिंक्रोनस गति होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए कि रोटर को जो क्या है सिंक्रोनस गति से तेज गति से घूमना पड़ेगा, तब ये क्या करेगा, जनरेटर की तरह काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में अंतर क्या होगा। यानी कि एक 3 पॉइंट स्टार्टर होगा और एक आपके पास 4 पॉइंट स्टार्टर होगा, उनमें अंतर आपको पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि स्टार्टिंग प्रतिरोध, परिवर्तन का मतलब स्टार्टिंग रहेगा, धीरे धीरे तब तक घटता है जब तक कि आर्मेचर संचालक की अवस्था में नहीं आ जाता। मतलब आर्मेचर क्या है, घूमना नहीं स्टार्ट कर देता। क्षेत्र परिबद्ध परिवर्तक, परिवर्तक का मतलब यहाँ स्टार्टिंग प्रतिरोध के माध्यम से पूरा होगा। होल्डिंग कुंडली, होल्डिंग कुंडली का मतलब यहाँ एनवीसी रहेगा, को शंट क्षेत्र से अलग कर दिया जाता है। अति धारा निर्गम आपूर्ति लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। तो 2 प्रकार के अपने पास यहाँ 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो स्टार्टर होगा उसमें देखें तो 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर जो मेन फॉल्ट रहेगा जिसमें एनवीसी बार बार ट्रिप होती है, इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे, एनवीसी को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और इसके साथ में क्या करेंगे, एक रजिस्टेंस जोड़ेंगे जो इसको क्या करेगा, अलग करेगा। तो इसका मतलब होल्डिंग कोयल जो होगी उसको शंट क्षेत्र से क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अगला आपसे पूछा है कि वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहेगा। वस्तु को पकड़ना है तो वायर स्ट्रिपर होगा, नोज प्लायर होगा, साइड कटिंग प्लायर होगा, या डायगोनल कटिंग प्लायर होगा। अड़तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। वस्तु को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर सबसे उपयुक्त रहेगा। देखो वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए करेंगे, साइड कटिंग प्लायर और डायगोनल प्लायर जो होगा वो एक ही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, अपना नोज प्लायर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से संयोजन में उभयनिष्ठ बिंदु होता है। उभयनिष्ठ उदासीन, उदासीन का मतलब रहेगा न्यूट्रल। तो यहाँ से स्टार डेल्टा ओमेगा सिग्मा आप लोग बताइए। तो देखो आपको पता है कि स्टार जो होगा, जब इसको स्टार बनाएंगे तो जहाँ ये उभयनिष्ठ बिंदु बनेगा यहीं से न्यूट्रल पॉइंट निकलेगा, तो स्टार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बाकी के 35 क्वेश्चन अपने कल की क्लास में करेंगे। 60 माइक्रो एम्पियर प्रति एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 में, और इसे यदि मीटर से 100 मिली एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो शंट से प्रवाहित होने वाली करंट का आपको मान पूछना है, मान बताना है। तो इसको 2 तरीके आप लोग कर सकते हो। एक तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा, आप लोग काम कीजिए। देखो आपको पता है कि यहाँ मीटर का रेजिस्टेंस रहेगा और समांतर क्रम के अंदर क्या जोड़ेंगे, शंट जोड़ेंगे। तो शंट का आपको मान पूछा है, शंट के अंदर कितनी करंट जाएगी। तो आप लोग एक चीज़ करके देखिए यहाँ से कि 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 में, यदि मीटर से 100 एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो आप लोग काम कीजिए, यहाँ आंसर शायद थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है मेरे को। 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध, मतलब ये मीटर जो होगा 60 माइक्रो एम्पियर मेजर करेगा, 60 माइक्रो एम्पियर, और मीटर से कितना माप रहे हो, 100 मिली। इसका मतलब इसको भी मिली में चेंज करना पड़ेगा। मिली में चेंज करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे। जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.06 आएगी।
ठीक है। अगर मैं इसको माइक्रो में चेंज करूँगा, ठीक है, 60 जो है, तो ये 60 माइक्रो एम्पियर होगा, वो 0.06 आएगा आपका मिली एम्पियर। अब मीटर में से इतनी जा रही है टोटल, आप लोग ये मेजर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शंट जो लगाएगी उसमें से करंट कितनी जाएगी, तो 100 में से ये 0.06 माइनस कर दीजिए, तो आप लोग इसको जब माइनस करेंगे 100 में से, ठीक है, तो 0.06 करेंगे, तो यहाँ से कहाँ से लेंगे, तो आएगा यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, और ये 100 नहीं बचेगा, अब 99 बचेगा, तो 99.94 होगा। मतलब आपका डी आंसर इसका क्या रहेगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, कल मिलेंगे, वापस मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।